बाजार में कोहराम मचा हुआ है। निफ्टी करीब 650 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 2200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। ये गिरावट आखिर क्यों आई है? ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट्स पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है और ये असर आखिर कब तक रहेगा? ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट क्यों आई है? इन सारी वजहों को समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि ये गिरावट कब तक चलेगी और हमें इस गिरावट के दौरान क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। इसके लिए बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे मार्केट एक्सपर्ट से बात करें जिन्होंने दशकों से मार्केट को देखा हो, कई गिरावटें देखी हो, कई नए नए रिकॉर्ड हाईज देखे हो। तो हमारे साथ जाने माने मार्केट वेटरन हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये अचानक गिरावट क्यों आई? क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, फेड की पॉलिसी आई, उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि क्लियर होती हुई दिख रही है चीजें, ऐसा लग रहा है कि अब ठीक होगा, फेड भी रेट कट की तरफ बढ़ रहा था। फिर अचानक ये ओवरनाइट गिरावट ऐसी क्यों? क्योंकि देखिए, जनरली इक्विटी मार्केट्स को रेट कट पसंद है, ये तो सब जानते हैं। मगर क्या है कि रेट कट के कारण भी इक्विटी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी बढ़ती है जब रेट कट होते हैं तो मार्केट में उछाल आता है। मगर लॉन्गर टर्म में फंडामेंटल के तौर पर मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ पे डिपेंड करती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बैलेंस है। तो अगर इस बार क्या हुआ कि पहले जब फेड ने बताया कि हम शायद सितंबर में फेड की रेट कट की सोचेंगे, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में उनको एक सक्सेस दिखा था, तो उन्हें सोचा कि इन्फ्लेशन गिर रही है तो थोड़ी हम रेट कट भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा खबर था मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट को वही चाहिए कि ग्रोथ भी कायम रहे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, रेट्स भी सस्ते रहे। ये एक स्वीट स्पॉट मार्केट को एक याद आ गई थी। तो मगर क्या हुआ कि जब यूएस के ग्रोथ के डेटा आए, जब अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए, ये दोनों ने बताया कि शायद यूएस की ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं है और डेफिनेटली एक स्लोडाउन या फिर रिसेशन की ओर भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में फेड को ना एक, दो या तीन रेट कट इसी साल में करने की शायद मुमकिन हो। तो अब मार्केट सोच रही है कि शॉर्ट टर्म में पैसा सस्ता मिल सकता है, मगर मीडियम टर्म में अगर यूएस ग्रोथ पाथ पे नहीं आ रही है तो कमोडिटी का डिमांड घटेगा, तेल का डिमांड घटेगा, यूएस जो इंपोर्ट्स कर रही है वो घटेगी, जो देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को उनकी बिजनेस घटेगी। तो ओवरऑल माहौल अर्निंग्स ग्रोथ के लिए बहुत खराब सडनली सामने दिखने लगा, और ये एक सरप्राइज चीज थी। और यहाँ पे जुड़े हुए एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर भी आ गई थी कि वॉरेन बफेट ने अपना आधा एप्पल का स्टेक को बेच डाला। अब ये तो एक भयंकर है, क्योंकि वो बहुत एप्पल को पसंदीदा स्टॉक, बहुत उसको अच्छी तरह जानते हैं, बहुत साल से ओनर थे। तो जब उन्होंने उसको बेचा तो मार्केट को भी लगा कि वॉरेन बफेट को कुछ खबर है जो हमारे पास नहीं है। तो ये यूएस के बारे में एक चीज थी वो। पर खाली ये नहीं थी, क्या हो रहा है कि अभी यूएस में और इंग्लैंड, यूरोप में भी ये स्लो डाउन की बात ही चल रही है। मगर जापान में क्या हो रहा है कि एकदम ऑपोजिट सी बात हो गई कि जापान में उनकी जो इंडस्ट्री के लिए उनको अभी रेट हाइक करने की जरूरत पड़ गई है। तो उधर अगर उन्होंने रेट हाइक किया तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि जापान, सबको पता है ना, बहुत दशक से जापान का इंटरेस्ट रेट समटाइम्स नेगेटिव या बहुत 0.1 0.2% पे रहा था। अब रेट्स 1% के करीब वो हाइक कर रहे हैं। तो ये सस्ता पैसा तो जापान में था, तो जब पैसा सस्ता होता है ना, रेट कट होता है, तो होम कंट्री वीक होती है करेंसी। तो जैसे अभी यूएस में रेट कट तो यूएस डॉलर वीक होगी, वैसे ही जापान में अभी रेट हाइक की बात कही तो जापानीज डॉलर का स्ट्रेंथ होने लगा। ये अनाउंसमेंट भी करीब पिछले 2 दिन में आए थे ना, तो उसी के कारण आपने भी बताया कि जापानीज मार्केट में इतनी गिरावट क्यों, क्योंकि जापान एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, और अगर उनकी होम करेंसी स्ट्रेंथन हो जाती है तो उनके एक्सपोर्ट्स के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, ताइवान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, बाकी एशियन कंट्रीज के खिलाफ। तो जापानीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री में एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत वाट लगेगी अगर ये जापानीज येन स्ट्रेंथन हो गया। वो एक बात है जापानीज मार्केट के बारे में। मगर अमेरिकी मार्केट और हमने इंडियन शेयर बाजार में बहुत से जापानी पैसा आता है। अभी पूरा एफआई का एलोकेशन देखे तो मेरे ख्याल में रफली आधा पैसा अमेरिका से आता है, 25% एक पाव जापान से आता है, और दूसरा पाव जो होता है वो यूरोप को कुल मिला के आता है। तो जापान का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वहां पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म पैसा जो जापानीज निवेशक डालते हैं वो तो आता है, मगर शॉर्ट टर्म में एक शब्द है, उसका नाम है कैरी ट्रेड। अभी कैरी ट्रेड मैं 2 मिनट में समझाता हूँ। क्या होता है कि आपको लो इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल रहा है, आपकी होम करेंसी भी वीकेंड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने वो पैसे को बोरो कर, जहां पे फ्री कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, आप बाहर के मार्केट में निवेश करेंगे, क्योंकि सस्ते में पैसे मिल रहे हैं आपको। उस मार्केट का रिटर्न के साथ आपकी होम कंट्री की डिवैल्यूएशन भी आपके रिटर्न को जोड़कर जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए डबल प्रॉफिट। एक, डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट या डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट विद द इक्विटी मार्केट ग्रोथ रेट जो होता है अमेरिका इंडिया, जहां पे सेकंड उनकी करेंसी वीकन हो रही है रेट लो होने के पर, तो डबल प्रॉफिट में बहुत ढेर सारा पैसा जापानीज मार्केट से कैरी ट्रेड्स को थे। कैरी माने क्या, वो सस्ते पैसे को उठाकर अपने जहां पे महंगा है रेट्स और मार्केट की ग्रोथ अच्छी है वहां पे निवेश करते। ये उन्होंने बहुत प्रॉफिट इतनी दिनों से कमाया, अब वो ट्रेड बंद हो गया। इनफैक्ट जिन्होंने ऑलरेडी बोरिंग किया होगा उनका फ्लोटिंग रेट होता है बोरिंग कॉस्ट, तो एग्जिस्टिंग बोरोइंग में उनकी रेट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ फंडिंग। जैसे यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग की बात होती है ना, जहां पे आपकी रेट्स बढ़ते हैं तो मार्जिन ट्रेडर मार्जिन कॉल करता है क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है। वैसे ही दे हैव टू फोर्स टू अनवाइंड। तो जापानीज निवेशक ने पैसा सस्ते में बोरो किया, अभी वो महंगा पैसा हो गया, तो उनको बेचना है जहां पे वो निवेश किया है, चाहे वो अमेरिकी मार्केट हो या इंडियन मार्केट। तो ये एक कारण है जिसके कारण लिक्विडिटी का टाइट हो गया। तीसरा कारण यह है कि ये ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में होती है ना, अमेरिका की इंटरेस्ट रेट, अमेरिका की इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जापान की इंटरेस्ट रेट, जापान की करेंसी। कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जिनको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो माने एल्गोरिथमिक, यानी वो ऐसे डेटे को कंप्यूटर में डलवा देते हैं और कहते हैं कि अगर येन का इसके ऊपर स्ट्रेंथ हो गया, या जापानीज इंटरेस्ट रेट का इसके ऊपर बढ़त आ गया, या अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़े इसके ज्यादा गए, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इधर सेल और बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है। तो ऐसे चीज में जब ये ऐसी चीज होती है तो ऑटोमेटिकली उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, जैसे वाटरफॉल कैस्केड होता है ना, एक बूंद पानी के पीछे दूसरी बूंद तीसरी बूंद, वैसे कैस्केड के कारण ये एल्गो ट्रेडिंग ट्रिगर होता है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वो जाके बेचते हैं। तो ये एक उसके जुड़ी हुई कारण। और इसके साथ इसी टाइम इसी माहौल में हुआ है इजराइल और ईरान के बीच ये झगड़ा। तो इजराइल रेडी कर रही है, ईरान कह रही है कि मैं अटैक करूंगा क्योंकि हमास की चीफ को उन्होंने मरवा दिया, तो मैं कभी भी अटैक कर सकता हूं। और ये सोच है कि इजराइल भी आके काउंटर स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगी। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। तो इतने सारे चीज इकट्ठा होकर एक ही समय पे आना, वही था मार्केट के लिए एक टिपिंग पॉइंट। जो फ्राइडे को शुरू हुआ था फॉल, वो आज डबल स्पीड से बढ़ गए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अब ये बेच रहे हैं, एफआईएस यहाँ पर बेच रहे हैं, तो नॉर्मली इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी खरीदारी करें बिकॉज एसआईपी बुक स्ट्रांग है, पैसा बहुत आ रहा है। मगर इस टाइम में जब इतनी करेक्शन आ रही है, सभी फंड मैनेजर्स सोचेंगे अरे गिरावट आ रही है तो क्यों मैं फॉलोइंग नाइफ को पकड़ूं, यानी गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो हाथ में कट हो जाएगा ना, तो गिरने दो ना, देखते हैं कहां बॉटम आता है उसके बाद मैं खरीदूंगा। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट भी उतना नहीं आया था, विच नॉर्मली एक एफआई सेलिंग में इतने महीनों से हमने देखा कि डोमेस्टिक बाइंग आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब वो वेट कर रहे हैं। मगर आज स्मॉल कैप और मिड कैप में जो करेक्शन हुआ वो क्यों, क्योंकि इसी माहौल में फंड मैनेजर्स में अपना मल्टी कैप फंड्स में शायद उन्होंने अपना स्मॉल कैप और मिड कैप को बेचा। क्यों, क्योंकि बहुत सी उधर वैल्यूएशन जबरदस्त बढ़ गई थी। आप सबको पता है कि रिटर्न ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप कितना फर्क है, तो उधर प्रॉफिट बुकिंग है। सेकंड, अगर कुछ अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स इस गिरावट में उनको खरीदने लायक लगे तो कैश चाहिए ना, तो आज वो सेल करके वो कैश रेज करके पिछले अगले 2-3 दिन में शायद जैसे गुड क्वालिटी लार्ज कैप्स जो एफआई सेलिंग के कारण गिरती है उसको शायद आके बाइंग सपोर्ट देंगे। तो ये सब मिलाकर आज एक टिपिंग पॉइंट हो गया था मार्केट में। सर हाँ, ये तो हमने समझ लिया कि गिरावट क्यों आई और उसका जो मेन रीजन है उसके सारे हमने समझ लिए। लेकिन अब एक चीज जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि अब जब ये गिरावट आ रही है और ग्लोबल मार्केट्स में इतना पेन है, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, तो किन सेक्टर से हमें दूर रहना चाहिए
इस वक्त फिलहाल, क्योंकि वहां वैल्यूएशंस ज्यादा या तो महंगे हैं या फिर उन पर ग्लोबल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वैसे कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां वो अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं, जो थोड़े इस गिरावट में सेफर बेट्स मिल सकते हैं वहां पे उनको? ओके, पहली चीज मैं कहूंगा कि जो स्टॉक या सेक्टर में सबसे ज्यादा करेक्शन आया है उसको खरीदिए मत। बस एक गोल्डन रूल, जितना ज्यादा गिरा है उसको खरीदिए मत, ज्यादा गिरने की एक कारण होती है। तो इसका ऑपोजिट है, जो कम गिरा है उसी को खरीदने की जरूरत है। क्यों मैं कह रहा हूं क्यों कम गिर रहा है? क्योंकि कुछ लोग उस स्टॉक को लास्ट में बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं, पहले एक स्टॉक को बेच रहे हैं, फिर दूसरे स्टॉक को बाद में बेच रहे हैं, मानी उनकी कॉन्फिडेंस है कि जो रख रहे हैं वो स्टॉक, उसमें ज्यादा असर नहीं होगा शायद इस होल इम्पैक्ट का। वो एक ब्रॉडर चीज, ये दोनों याद रखिए। अब उसमें पहली चीज है फंडामेंटल इकोनॉमिक रीजंस, और दूसरा है वैल्यूएशन का रीजन। अब इकोनॉमिक रीजन में देखिए, अगर ये यूएस की स्लोडाउन जरूर आ रही है और एक रिसेशन में बदल सकती है, तो तीन क्षेत्र से आपको दूर रहना चाहिए। एक आईटी, क्योंकि हमारी आईटी ज्यादातर यूएस और यूरोप की इसी स्पीड पे है फोकस। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या है कि यूएस में स्लोडाउन होता है तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी में गिरावट आ जाएगी, राइट। सेकेंड, दूसरा होता है ग्लोबल सिक्लिकल्स जो कहते हैं, जो एनर्जी और मेटल्स की फैक्ट, क्योंकि ये सब भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़े होते हैं। और शायद ये चीज होती है कि मेटल्स की दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होती है, तो डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई जैसे भी हो, दाम उसका इंटरनेशनल डिमांड के कारण ही फिक्स होता है। तो ये तीन सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखेगा एज एन इकोनॉमिक रीजन, राइट। सेकेंड है वैल्यूएशन की रीजन, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है वहीं पे करेंगे ना, तो वहां पे देखिए तो आपको डिफेंस, इंफ्रा, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर, जनरल पब्लिक सेक्टर, ये सब चीज में बहुत बढ़त आपने देखा है। तो वहां पे मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग और भी हो सकता है। और वहां पे क्या है कि नॉट ओनली आप फॉरेनर्स की प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, शायद डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी इसी मौके को लेकर, जहां पे बहुत दुगना तीन गुना पैसा बनाया है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके कैश में रखेंगे। तो फिर क्या खरीदें, राइट। जब खरीदने का वक्त आएगा और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है अगले 2-3 दिन में, क्योंकि आज भी डाउ का फ्यूचर्स और ये सब और एक गिरावट की बात दिखा रहे हैं कल की मार्केट के लिए। तो मेरे ख्याल में आपको कंजम्पशन, डोमेस्टिक ओरिएंटेड, जहां पे ना वैल्यूएशन ज्यादा बड़ी है और ना ही ज्यादा आपको एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है, वो है कंजम्पशन। क्योंकि इंडिया में मानसून की आउटलुक अच्छी है। अब टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी रूरल का डिमांड बढ़ रहा है, रूरल अच्छी मानसून आएगी तो वो भी है। और वेजिटेबल के दाम बढ़े थे तो नेचुरली अर्बन कंज्यूमर्स के ऊपर असर पड़ा था, मगर वो प्रॉफिट किसको मिला? वेजिटेबल्स को, फार्मर्स को मिले हैं। तो मेरे ख्याल में रूरल कंजम्पशन एक सॉलिड थीम है अर्निंग्स की ओर से। और अभी तक वैल्यूएशन में, क्योंकि इंडिया में एक के शेप रिकवरी चला है कंजम्पशन है, के माने क्या, कुछ गिने चुने ऊपर बहुत तेजी से जोड़े हैं, जैसे एसयूवी, जैसे 3-4 बेडरूम वाले घर, बड़े बड़े घर। मगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में आधार हाउसिंग या बेसिक टू व्हीलर, ऐसी चीजों की बढ़त उतनी नहीं दिखी गई है पोस्ट कोविड में। तो अब वहां पे रिवाइवल दिख रहा है, तो इसलिए वहां पर अभी तक वैल्यूएशन नहीं बढ़े हैं। तो एक सेफ्टी ओरिएंटेड तौर से मैं एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और लो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वो एक सेफ्टी ओरिएंटेड आप खरीद सकते हैं। सेकंड मैं कहूंगा बैंकिंग, और यहाँ पे खास करके मैं पीएसयू के ऊपर नेगेटिव मैंने बताया था, मगर पीएसयू बैंक्स में नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिक कैपेक्स स्टोरी स्ट्रांग है। मगर डोमेस्टिक कैपेक्स स्टोरी में क्या है, इंफ्रा, ऐसे स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुके हैं, बिकॉज ये ओपन सीक्रेट था। मगर जब वो कैपेक्स शुरू हो गया, और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स की भी शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हाथ उसको फाइनेंस करने में बहुत होगा। तो मेरे ख्याल में पीएसयू में एक एक्सेप्शन होगा, पीएसयू बैंक्स। और उसके अलावा भी जनरल बैंकिंग में माहौल ठीक नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो मैं अभी भी बैंक्स को एक फैरली रीजनेबल वैल्यू में कहूंगा। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंजम्पशन में लो एंड डिस्क्रिशनरी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, इसमें थोड़ा सेफ्टी मार्जिन है, और वहीं पे आप निवेश कर सकते हो इस एक वॉलेटाइल टाइम में। बिल्कुल। सो क्लियर है, इस वक्त उन सेक्टर से दूर रहना है जिनका ग्लोबल लिंकेज है, जैसे आईटी, और फोकस करना है खपत वाले शेयरों पे जिनका बिल्कुल डोमेस्टिक फोकस बिजनेस है, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसेस हैं उनके,
और उसके अलावा पीएसयू बैंक, सुनील सर ने बताया। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और बहुत साफ तरीके से, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें समझाई। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।